हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका राधे एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमने लास्ट 7 चैप्टर की डिस्कस कर ली थी। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड ऑयल सीड क्रॉप्स, यानी कि जो हमारे तेल वाली फसलें होती है उनके बीज या सीड प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो तेल वाली यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स कौन कौन सी दोस्तों? तो हमारे मस्टर्ड यानी सरसों, मूंगफली यानी ग्राउंडनट, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, सोयाबीन यानी सोयाबीन, अलसी मतलब लिनसीड, अरंडी मतलब कैस्टर, तिल मतलब सीसम। ये हमारे ऑयल सीड क्रॉप्स है दोस्तों। फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे लेक्चर 4 था, उसमें हमने फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की जो सामान्य विधियां थी उनको हमने डिस्कस कर लिया था। हम जो सेम टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो इस लेक्चर में हमारे डिफरेंट टॉपिक्स है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हम आइसोलेशन या पृथक्करण दूरी की बात करें तो कौन सी फसल में कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है, साथ ही में उनमें पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड में कितना डिस्टेंस रखा जाता है, किस क्रॉप में कौन सा पॉलिनेशन होता है और किस क्रॉप में फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है। तो दोस्तों, हम आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो सरसों में पोलिनेशन कौन सा होता है? तो क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर परागण होता है। इसमें फाउंडेशन सीड में 100 मीटर डिस्टेंस रखी जाती है, जबकि सर्टिफाइड सीड में 50 मीटर डिस्टेंस रखी जाती है। मूंगफली की बात करें यानी ग्राउंडनट की बात करें तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। 3 मीटर फाउंडेशन सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है और सर्टिफाइड में 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन होता है। 400 मीटर फाउंडेशन सीड में दूरी रखी जाती है और 200 मीटर सर्टिफाइड सीड में दूरी रखी जाती है। सोयाबीन की बात करें तो ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। इसमें 3 मीटर फाउंडेशन सीड में डिस्टेंस रखी जाती है और सर्टिफाइड में भी 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। अलसी की बात करें तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। 50 मीटर फाउंडेशन सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 25 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। अरंडी या कैस्टर की बात करें तो एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि पर परागण वाली फसल है। इसमें 300 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 150 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। अगर हम तिल की बात करें यानी शीशम की बात करें तो एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। फाउंडेशन सीड में 100 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 50 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, इनकी सोविंग क्या होती है, सोविंग किस टाइम पे की जाती है, इनकी सीड रेट क्या होती है, किस क्रॉप की सीड रेट कितनी है और सोविंग टाइम क्या है। तेल यानी सीड ऑयल क्रॉप्स की फसलों में बुआई का समय व बीज दर फसल के प्रकार के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, जैसे रबी खरीफ। तो सरसों की बात करें तो इसकी सोविंग टाइमिंग क्या है? अक्टूबर नवंबर मध्य के इसमें सोविंग की जाती है। सीड रेट सरसों की 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। दोस्तों, जो हमारे एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे सीड रेट कम रखी जाती है, लेकिन हम सीड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसमें सीड की मात्रा हमने ज़्यादा ले रखी है। और दोस्तों, मूंगफली की बात करें तो इसकी जून जुलाई में इसकी सोविंग की जाती है और इसका सीड रेट 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। जो भी सीड रेट है दोस्तों यह प्रति हेक्टेयर के रूप में हमने यूज़ में लिए। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी कोई से मौसम में उगाई जा सकती है, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है, इसको किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। एनी सीजन एक्सपेक्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स 10 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। सोयाबीन की बात करें तो मई जून में इसकी सोविंग की जाती है। 65 से 75 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। अलसी की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी सोविंग की जाती है। 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। अरंडी की बात करें तो जून जुलाई में इसकी सोविंग की जाती है। 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है। अगर तिल की बात करें तो तिल की सोविंग कब की जाती है? तो जून जुलाई में इसकी सोविंग की जाती है दोस्तों और 3 से 4 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। अगर इसके हम उर्वरक की बात करें तो इसमें कौन कौन से उर्वरक दिए जाते हैं? तो विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार के उर्वरक दिए जाते हैं। सरसों में एनपीके की बात करेंगे हम तो 75-40-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एनपीके की मात्रा इसमें दी जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मूंगफली में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम। सूरजमुखी में 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास। सोयाबीन में 2550, अलसी में 50 से 60 और
40 किलोग्राम, अरंडी में 40 30 किलोग्राम, अरंडी में 30 किलोग्राम। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटेशियम की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डाली जाती है। दोस्तों, नाइट्रोजन होता है उसकी आधी मात्रा पुष्पन के समय फसल में दी जाती है। हम इसमें इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन विभिन्न तेल बीज वाली फसलों की सिंचाई आवश्यकता परिवर्तित होती रहती है, यानी कि सभी क्रॉप्स में डिफरेंट तरीके से सिंचाई की जाती है और नंबर ऑफ इरिगेशन भी कम या ज़्यादा हो सकती है। सरसों की बात करें तो 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। मूंगफली में हमारे 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। सूरजमुखी में भी हमारे 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। सोयाबीन में 1 से 2 सिंचाई की जाती है। अलसी में 102 सिंचाई की जाती है। अरंडी में भी 102 सिंचाई की जाती है। और हमारे तिल की बात करें तो जब आवश्यकता हो तब सिंचाई की जा सकती है, वरना यह वर्षा आधारित फसल है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, खरपतवारों की बात करें कि किस फसल में कौन सा खरपतवार लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो सरसों में हम वीडीसाइड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इनका हम निराई गुड़ाई की द्वारा भी हम इसका निपटान कर सकते हैं। सरसों में निराई गुड़ाई से हम खरपतवारों को निपटान करेंगे। मूंगफली में निराई गुड़ाई से करेंगे, यानी होइंग एंड वीडिंग से करेंगे और लासो 1 से 2 किलोग्राम हम इसमें स्प्रे करेंगे। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी में हम निराई गुड़ाई करेंगे। सोयाबीन में हम निराई गुड़ाई करेंगे, साथ ही में लासो 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करेंगे। अलसी की बात करें तो इसमें निराई गुड़ाई करेंगे। अरंडी में भी हम निराई गुड़ाई करेंगे और साथ ही में इसमें 2,4-D का 3 किलोग्राम से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्प्रे करेंगे। तिल की बात करें तो इसमें हम निराई गुड़ाई करेंगे हम। अगर हम डिजीज़ कंट्रोल की बात करें तो सरसों में हमारे कौन सी डिजीज़ लगती है, इसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो सरसों में हमारे ब्लाइट डिजीज़ लगती है। दोस्तों, मेनली यही डिजीज़ लगती है, तो इसका डायथेन M45 का स्प्रे करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मूंगफली या ग्राउंड नट की बात करें तो इसमें कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, तो इसमें टिक्का डिजीज़ लगती है, रूट रोट लगती है, रोजेट लगती है, क्लम्प डिजीज़, वायरल डिजीज़, वेक्टर एफिड होता है। यानी कि जो कि इसको कौन सा डिजीज़ बोला जाता है, इसको क्लम्प डिजीज़ बोला जाता है, इसको वायरल डिजीज़ भी बोला जाता है, इसको वेक्टर, इसका वेक्टर कौन सा यानी वाहक कौन होता है इसका, तो इसको वाहक होता है एफिड। अगर हम टिक्का डिजीज़ के कंट्रोल की बात करें तो थिरम से या डायथेन M45 से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। रूट रोट की बात करें तो एग्रोसेन से बात कर सकते हैं, सेरेसन से ख़त्म कर सकते हैं इसको। अगर हम रोजेट की बात करें तो मेटास्टोक्स या मेलाथियान से इसका स्प्रे करके कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम सूरजमुखी या सनफ्लावर की बात करें तो इसमें ब्लाइट लगती है और बिल्ट लगती है। ब्लाइट को हम जाइनेप से या माइनेप से ख़त्म कर सकते हैं और जो विल्ट लगती है उसे इरेडिकेशन के माध्यम से हम समाप्त कर सकते हैं। सोयाबीन की बात करें तो मोज़ेक डिजीज़ लगती है। मोज़ेक डिजीज़ मेटास्टोक्स या मेलाथियान से समाप्त की जा सकती है। रस्ट होती है हमारे डायथेन Z78 से समाप्त कर सकते हैं। अलसी या लिनसीड की बात करें तो ब्राउन रस्ट सिस्टम में लगती है, जिसको जाइनेप से समाप्त किया जा सकता है। अरंडी को ब्लाइट और लीफ स्पॉट लगता है, जिसको बोर्डो मिक्सचर यानी कि इसका मिक्सर का इसमें प्रयोग करेंगे और माइनेप का भी इसमें स्प्रे करेंगे। अगर हम तिल की बात करें तो रोजेट और पाइलोडिस में डिजीज़ लगती है, जिसको हम अर्ली सोइंग करके इसको निपटान कर सकते हैं। लीफ स्पॉट लगती है, इरिडिकेशन और हॉट वाटर ट्रीटमेंट द्वारा हम इसको समाप्त कर सकते हैं। अगर इसमें हम इंसेक्ट की बात करें, इसमें इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं, तो सरसों में हमारे साफ्लाई, जिसको एंडोसल्फान के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं यानी कंट्रोल कर सकते हैं। एफिड को हम हमारे मेटास्टॉक से समाप्त कर सकते हैं। जो हमारे हेरी कैटरपिलर होती है, इसे मोनोक्रोटोफोर्स का स्प्रे करके इसको समाप्त कर सकते हैं। हम ग्राउंडनट की बात करें तो इसमें हेरी कैटरपिलर लगती है, इसे थायोडाइन से समाप्त कर सकते हैं। ग्रब लगती है, लट लगती है, उसको हेप्टाक्लोर से समाप्त किया जा सकता है यानी कंट्रोल किया जा सकता है। सूरजमुखी की बात करें, इसमें कटवर्म लगता है, इसे हेप्टाक्लोर से कंट्रोल किया जा सकता है। जेसिड की बात करें तो जेसिड को मेटास्टॉक से कंट्रोल किया जा सकता है। सोयाबीन की बात करें तो इसमें सोइल इंसेक्ट लगता है, इसे थाइमेट से कंट्रोल किया जा सकता है। हेरी कैटरपिलर की बात करें तो थायोडाइन से समाप्त किया जा सकता है। अगर हम और अलसी में भी हमारे सभी प्रकार के रोग लगते हैं, जो हमारे सोयाबीन में लगते हैं। अरंडी की बात करें तो हेरी कैटरपिलर लगता है, जिसको हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड की डस्ट के द्वारा या पैराथियन का स्प्रे कर सकते हैं। पोर्ट बोरर की बात करें तो थायोडाइन का स्प्रे किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। सेमी लूपर की बात करें तो थायोडाइन और डेमेकॉन का स्प्रे किया जा सकता है। तिल की बात करें तो इसमें रिलीफ रोलर लगता है, इसे
पैराथियन का स्प्रे किया जा सकता है। कैटरपिलर की बात करें या गेल फ्लाई की बात करें तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड की डस्ट के द्वारा इनको समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, ये खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।